फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे मित्र डॉक्टर हरवंश चतुर्वेदी का जन्मदिन है और आज का जो फेसबुक लाइव का जो प्रोग्राम है हमने उन्हीं के याद में और उन्हीं के ऊपर केंद्रित रखा है और इसके बहाने हम मित्रता के संदर्भ में जो प्रगतिशील मूल्य हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हमने इसका प्रोग्राम का जो शीर्षक रखा है वो है मित्रता में प्रगतिशील जीवन मूल्यों की महत्ता। दिलचस्प बात यह है कि हरवंश के साथ में तकरीबन 42-43 साल से मेरा संबंध है और निजी तौर पर हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इतना जानते हैं कि पब्लिक डोमेन में अब ये पहली बार है कि कोई दोस्त किसी दोस्त के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है। मेरा ये मानना है कि हरवंश ने जिस तरह के काम अपनी लाइफ में किए हैं उनको पब्लिक डोमेन में खासतौर पर सोशल मीडिया में उसे लाया जाना चाहिए और हरवंश की जो एक पहचान है जिससे हरवंश बना है, हरवंश की एक पहचान तो ये वो बिमटेक के डायरेक्टर हैं जैसे कि सभी लोग जानते हैं। लेकिन हरवंश बिमटेक के डायरेक्टर की पोस्ट तक कैसे पहुंचे ये अधिकतर लोग नहीं जानते। बहुत कम लोग जानते हैं, जो उनके दोस्त हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं। हरवंश के व्यक्तित्व के निर्माण में दो तरह की चीजों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम लोग जब मथुरा में एक साथ काम करते थे मतलब किसी फैक्ट्री में कारखाने में काम नहीं करते थे, बल्कि हम सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। हरवंश हम सब में बेहद जनप्रिय, छात्रों नौजवानों में स्पेशली बेहद जनप्रिय। हरवंश की वक्तृता कमाल की थी। आज भी जब वो बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है। हरवंश को लोग सबसे ज्यादा लाइक करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जो उस जमाने में लोग पढ़ लिख कर तैयार हो रहे थे उनमें संभवतः जहां तक मेरी जानकारी है हरवंश पहला हमारा मित्र है जिसकी के कॉलेज में एज ए लेक्चरर नौकरी लगी। तो हरवंश हम सबसे धीरे धीरे हर चीज में आगे था। लेकिन हरवंश की जो चीजें थी जिनके की वजह से मैंने ये प्रोग्राम रखने की कोशिश की है, आमतौर पर होता यह है कि हम अपने मित्रों की बहुत ही सुपरफ्लुअस ढंग से प्रशंसा करते हैं और बधाई देते हैं। मेरा मानना यह है कि जब फेसबुक लाइव जैसे मीडियम हमारे हाथ में हो और हमारे दोस्त प्रतिभाशाली हों, लेखक हों, इंटेलेक्चुअल हों, इंस्टीट्यूशन मेकर हों, तो हमें उनके गुणों के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए समाज में। इससे नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को दिशा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और ये सोच के ही मैंने ये प्रोग्राम करने का निर्णय लिया। हरवंश की जो व्यक्तित्व की जो रचना है वो अगर आप देखें तो हरवंश चतुर्वेदी है और चतुर्वेदी समाज की जो सामान्य सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसका वे हिस्सा रहे हैं, आज भी हिस्सा है। चतुर्वेदी समाज की बहुत सारी रीति नीति परंपराएं इनका वे अपने परिवार में पालन करते हैं। उनके अपने परिवार के लोगों से बहुत गहरे संबंध हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन हरवंश ने एक कमाल की अपनी व्यक्तित्व रचना का विकास किया जिस पर कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वो ये कि हरवंश मथुरा में पैदा हुआ, मथुरा में बड़ा हुआ और एक ऐसे परिवेश में बड़ा हुआ जो को ट्रेडिशनल परिवेश है।
आज भी वो हिंदू परंपराओं का, खासतौर पर सनातनी हिंदू परंपराओं का एकदम गढ़ है। हरवंश जिस मोहल्ले में रहता है वो मोहल्ला किला है सनातनी हिंदू धर्म का, और उसमें रहते हुए हरवंश ने अपनी एक वैकल्पिक दुनिया बनाने की प्रक्रिया शुरू की। और वो कैसे शुरू की, इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं। हरवंश के जो बुनियादी, जो स्वस्थ मूल्य और संस्कार बने, उनको निर्मित करने में मथुरा के प्रगतिशील आंदोलन की, मथुरा के प्रगतिशील छात्र आंदोलन की, मथुरा के प्रगतिशील नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। हरवंश का अपना तो प्रयत्न है ही, जिसकी वजह से हरवंश आगे बढ़ा। लेकिन हरवंश के अगर दोस्त नहीं होते हरवंश के पास, हरवंश के अंदर ये वैकल्पिक संस्कृति और वैकल्पिक मूल्यों को खोजने की और अर्जित करने की ललक और भूख नहीं होती, तो हरवंश बदल नहीं पाते। हरवंश की जो वैकल्पिक संस्कृति, वैकल्पिक मूल्यों को खोजने की जो आदत और उसके संस्कार बने, उसकी जड़ें जो तैयार हुई, वो जड़ें मथुरा में तैयार हुई। वो जड़ें तैयार हुई उन लोगों के बीच में जो, उसमें कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी करते थे, कुछ लोग एसएफआई करते थे, कुछ लोग जन सांस्कृतिक मंच करते थे, कुछ लोग और भी बहुत सारे काम करते थे। हरवंश छात्र जीवन में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर थे, और बहुत शानदार उनका रिकॉर्ड रहा है। एकेडमिकली बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है उनका। तो हरवंश ने अपने लिए वैकल्पिक मूल्यों की दुनिया निर्मित करने में, जहां कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोगों से शिक्षा ग्रहण की, वहीं उदारवादियों से भी शिक्षा ग्रहण की। तो हरवंश के आचरण और व्यवहार में वाम और लिबरल दोनों के ही वैल्यूज एक साथ काम करते हैं। सब्यसाची ने कोशिश की थी कि हरवंश कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, हरवंश ने साफ मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हरवंश के संबंध सब्यसाची से खराब नहीं हुए। सब्यसाची हरवंश को बेइंतहा प्यार करते थे। हरवंश सब्यसाची का बहुत सम्मान करते थे, उनकी हर चीज मानते थे, और हरवंश के अंदर ये जो एक डेमोक्रेटिक आज्ञाकारिता है, ये स्वभाव में है उसके में। तो ये एक बहुत ही नई चीज थी मथुरा के लिए कि जो नौजवान आ रहे थे उनमें एक हरवंश भी था, और हरवंश का जो ये जो व्यक्तित्व बन रहा था, ये वैकल्पिक मूल्यों की वजह से बन रहा था। वैकल्पिक मूल्यों की खोज के क्रम में हरवंश ने पारिवारिक परंपराओं को त्यागा नहीं, पारिवारिक परंपराओं के साथ में भी उसने सामंजस्य रखा। जो चतुर्वेदी समाज की बहुत सारी रीति नीति हैं, उनके साथ में भी सामंजस्य रखा, लेकिन अपनी नजर रखी आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं। हम में से अधिकतर जो नौजवान लोग रहे हैं या अभी जो लोग हैं, उनकी स्थिति है कि वो संस्कृति के विकास के क्रम में हमेशा पीछे की ओर देखते हैं। लेकिन हरवंश की नजर आगे की ओर रहती है, और यही वजह थी कि हरवंश ने ऑल्टरनेट कल्चर, वैकल्पिक संस्कृति के रूपों की खोज में अपनी पूरी शक्ति लगाई। और यह हरवंश के व्यक्तित्व की एक बुनियादी विशेषता बन गई, आदत बन गई, कि हरवंश के पास में हमेशा ऑल्टरनेटिव रहते हैं। अब बात करके देखिए उससे, वो हमेशा नए किस्म के विकल्पों को लेकर बात करेगा। हरवंश जब मथुरा में थे तो मथुरा के छात्र आंदोलन के साथ एक्टिव थे, मथुरा में थे तो मथुरा के सांस्कृतिक आंदोलन के साथ जन सांस्कृतिक मंच के अगुआ लीडरशिप में वो थे। और सब लोग जानते हैं कि जन सांस्कृतिक मंच का गठन जो है वो आपातकाल के दौरान हुआ था। हरवंश उन चंद नौजवानों में थे जिन्होंने के आपातकाल के दौरान ये पहलकदमी की और जन सांस्कृतिक मंच जैसी संस्था का गठन किया।
हरवंश की व्यवहार में एक बहुत शानदार चीज है जो कायदे से सीखने की चीज है। हरवंश अपने विचार थोपता नहीं है, वो बात कहता है अपनी लेकिन इंपोज नहीं करता। वो कभी ये जिद नहीं करता कि मेरी बात मान लो। हमारे बहुत सारे जिद्दी दोस्त हैं, उनकी बात न मानो तो वो बात नहीं करते, उनकी बात न मानो तो वो फोन छोड़ देते हैं, उनकी बात न मानो तो वो बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन हरवंश की ये खूबी है कि अगर आप उसने कोई बात कही है और आपने नहीं मानी तो हरवंश नाराज नहीं होता था। हरवंश से छात्र जीवन में मथुरा में रहते हुए अनेक बार बहुत तेज तकरार हुई है, बहुत तेज मुठभेड़ हुई है, बहुत तेज बहसें हुई हैं, लेकिन कभी यह नहीं हुआ कि अब हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। हम बार बार मिलते थे। मैं अपना एक तजुर्बा बता रहा हूं जिसमें कि जो कि दो तजुर्बे बता रहा हूं मैं अपने, जिसकी वजह से मुझे हरवंश को आपको बताना बेहद जरूरी है। वो मेरे एक तरह से आत्मकथा का भी हिस्सा है। हुआ ये कि जब मैंने ज्योतिष से आचार्य कर लिया तो मुझे जेएनयू अप्लाई करना था। सब लोग जानते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, उस समय भी नहीं जानता, आज भी नहीं जानता। हमारे मामा जी मनमोहन, जो हरवंश के बहुत जिगरी दोस्त हैं, मनमोहन जो है वो जेएनयू से फॉर्म ले आए, जेएनयू के एडमिशन वो फॉर्म ले आए तो फॉर्म भरना था। मेरा जेएनयू का फॉर्म हरवंश ने भरा, मनमोहन ने बैठ के भरवाया लेकिन भरा हरवंश ने। मैं तो जानता ही नहीं, मैंने खाली साइन किए थे। बाई चांस की बात थी कि मेरा दाखिला हो गया। अब दाखिला हो गया तो मुश्किल ये थी कि मेरा दाखिला होगा तो मैं पैसा नहीं मेरे पास में दाखिले के लिए। हरवंश जी का 150 रुपए का कर्ज आज भी मेरे ऊपर बकाया है। हरवंश जी ने 150 रुपए तत्काल दिए कि जाओ दाखिला लो जल्दी से। मैंने कई बार कोशिश की कि वापस ले लो यार, बोले नहीं। दूसरी एक घटना और बता रहा हूं मैं, बहुत ही जटिल स्थिति। मैं कलकत्ते में नौकरी कर रहा था और नौकरी के दौरान मैं बहुत परेशान था। कुछ पारिवारिक मुश्किलें थी और कुछ राजनीतिक मुश्किलें थी, और इतना तेज प्रेशर था मेरे ऊपर और इतना बुरी तरह से परेशान था कि मैं आत्महत्या की सोच रहा था। मैं लोगों से अपनी बातें नहीं कहता था। मैंने हरबंस को एक इंग्लैंड लेटर लिखा और लिखा मैंने साफ कि मैं आत्महत्या के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि बहुत परेशान हूं, यहां तो स्थितियां चल रही हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हरवंश को जब वो पत्र मिला तो हरवंश ने उसी दिन मुझे फोन किया और कहा कि आत्महत्या की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ में। अच्छा, मुझे किसी की भी याद नहीं आई, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, मेरे और भी लोग कॉमरेड हैं, मुझे किसी से भी कहने की इच्छा नहीं हुई कि मैं किससे कहूं। मेरे अब तक के तजुर्बे में मैंने हजारों दोस्त हैं मेरे, उसमें चंद दोस्त हैं ऐसे जो कि बहुत ही संवेदनशील हैं और मानवीय प्रकृति से एकदम उतप्रोत हैं। उनमें से एक हरवंश भी है। हरवंश की जो दूसरी बड़ी चीज वो ये कि वो ह्यूमन वैल्यूज को और ह्यूमन फीलिंग्स को वो अंदर से महसूस करता है और इसीलिए उसे जब भी जरूरत होती है तो याद करने की इच्छा करती है। बेचैनी उसकी बताऊं मैं आपको, बेचैनी उसकी ये थी कि जब एक जमाने में 77 78 की जहां तक जानकारी मुझे याद आ रहा है, मथुरा में बहुत तेज छात्र आंदोलन चल रहा था महिलाओं का, लड़कियों के कॉलेज में, किशोरीराम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। मैं बुरी तरह से इन्वॉल्व था और भी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो सहयोगी के तौर हरवंश आगरे से आते थे। कोशिश करते थे कि हर दूसरे दिन आ जाएं, कोशिश करते थे कि रोज आ जाएं कि क्या मदद, क्या प्रोग्रेस है, क्या कर रहे हो, कैसे करना चाहिए आगे। अगर आंदोलन हो रहा है तो हरवंश उसमें दिलचस्पी लेगा।
ठीक यही मैंने स्पिरिट उसकी जनतांत्रिक आंदोलन के प्रति जो उसका जो कंसर्न है, जो फीलिंग है, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है, उसने उसके संस्कार बनाए। आज वो डायरेक्टर है, वो एक अलग एरिया है, उसका प्रोफेशनल एरिया है, लेकिन हरवंश के जो एसेंशियल संस्कार बने वो लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान बने। लोकतांत्रिक विषयों पर बहस मुबाहिसे करते हुए उसके लोकतांत्रिक संस्कार बने। हरवंश अपनी लाइफ में कभी आरएसएस की शाखाओं में नहीं गया। हरवंश अपनी लाइफ में कभी कांग्रेस का मेंबर नहीं बना। लेकिन हरवंश ने एक काम किया, बड़ा काम किया। हरवंश जब आगरे आए तो आगरे में आप कल्पना कर सकते हैं विशाल छात्र आंदोलन। एसएफआई की केंद्रीय लीडरशिप ने मुझे वहां भेजा कि आप उसमें थोड़ी सी हेल्प करें, वहां जो लोकल लीडरशिप है। और मैंने उस समय अपनी आंखों से जो हरवंश की सक्रियता देखी और हरवंश का जो हस्तक्षेप का जो रूप देखा, मेरी तबीयत खुश हो गई। आज भी जो आगरे में जो लोग हैं जानते हैं उस जमाने के छात्र आंदोलन को। हरवंश ने अपने संपर्कों की वजह से आगरा के सभी शिक्षकों संघों के अध्यक्ष और सेक्रेटरीज मोबिलाइज करके और पूरे आंदोलन के पीछे शिक्षकों को खड़ा कर दिया। हरवंश की जो एक अन्य मूल्यवान चीज, वो बेइंतहा मिलनसार है। मित्रता एक तरह से उसका पैशन है। आप किसी भी आइडियोलॉजी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, अच्छे आदमी है तो हरवंश अपने संपर्क में रखेगा आपको। और जो सबसे मूल्यवान चीज जिसने कि हरवंश को हरवंश बनाया वो ये कि हरवंश को रैशनलिज्म या विवेकवाद बेइंतहा पसंद है। हमें कभी भी मैंने हरवंश को अंधविश्वासों के पक्ष में बोलते नहीं सुना। हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम बहुत सारे दोस्त बहुत सारे अंधविश्वास करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। हरवंश की इन सब में कोई आस्था नहीं है। एसेंशियली एकदम लिबरेटेड मैन की तरह उसने अपने को विकसित किया। हरवंश ने इंडिपेंडेंटली मार्क्सवाद पढ़ा। हरवंश ने इंडिपेंडेंटली अपनी पीएचडी के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में अपना अध्ययन किया, खासतौर पर ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में। और शानदार पीएचडी लिखी उसने। और जो मध्यवर्ग की जो अभी सामान्य प्रवृत्ति है वो तो हरवंश में एकदम ही नहीं है। अभी सामान्य प्रवृत्ति क्या है मध्यवर्ग की? सामान्य प्रवृत्ति है कि हम एक दूसरे की निंदा में ज्यादा मजा लेते हैं। हरवंश की खूबी है कि वह कभी किसी भी मित्र की निंदा नहीं करता। और ये जो निंदा की प्रवृत्ति उसमें शुरू से थी, वो निंदा नहीं करता था किसी की। हम लोगों के साथ रहते हुए मेरे साथ तो खैर इतनी आत्मीयता और अंतरंगता रही है, आज भी है। हम मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते, नहीं मिलते तो महीनों नहीं मिलते, बरसों, कई साल हो जाते हैं कभी कभी। एक अन्य चीज की उसने जो मथुरा में रहते हुए बहुत मुश्किल है। हम चतुर्वेदी हैं ना, तो हम चतुर्वेदियों के अंदर एक जाति सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। हर चौबे में है वो ब्राह्मणों में अपने को सबसे सुपीरियर मानते हैं। हरवंश ने मथुरा में रहते हुए जो चीज विकसित की वो धार्मिक और जाति जो सुपीरियरिटी है उसको एक सिरे से खारिज किया। उसने वो आदत आने ही नहीं दी अपने जीवन में, क्योंकि जो मित्र मंडली थी, जो तमाम दोस्त थे उसके, जो उसके साथ काम करते थे, उन सब में धीरे 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 ये चीज विकसित हो रही थी। और जिसकी वजह से हरवंश बहुत पॉपुलर था, वो था हरवंश को किताब पढ़ने का बहुत शौक, किताब खरीदने की आदत, वो आज भी है उसमें। हमारे यहां मध्य वर्ग के दो ही लोग थे उस समय मथुरा में, एक दिनेश अग्रवाल थे और एक हरवंश थे जो किताबें खरीदते थे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे।
किताबों का पैशन, किताबों को पढ़ना और पढ़ाना, वो पैशन उसका आज भी है। आपको ऐसे बहुत कम मध्य वर्ग के एजुकेटेड लोग मिलेंगे जिनके घर में अच्छी लाइब्रेरी हो। हरवंश के घर जाइए, आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट बढ़िया पुस्तकें मिलेंगी। खरीदता है वो, उसे शौक है। हमारे यहां तो गहने खरीदने का शौक है, प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है, शेयर खरीदने का शौक है। हरवंश को ये चीजें उतने उसके शौक का हिस्सा नहीं है, आज भी नहीं है। और एक अन्य चीज जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, जिसको कि मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छे व्यक्ति में जो अच्छा गुण है, हरवंश पॉपुलिज्म के कभी प्रभाव में नहीं आया। हम सबके ऊपर पॉपुलिज्म का कभी ना कभी असर रहा है, लेकिन हरवंश हमेशा पॉपुलिज्म से अपने को उसने दूर रखा है। आप सोचिए, हरवंश क्या करते थे, हमें क्या करना चाहिए? हरवंश नुक्कड़ नाटक करते थे। हरवंश नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करते थे। हरवंश नाटक ऑर्गेनाइज करते थे। हरवंश गोष्ठियां पे गोष्ठियां, फिल्म शो, क्या चीज ऑर्गेनाइज करने में वो एक्टिव नहीं रहते थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक वैकल्पिक संस्कृति की खोज और उसकी चाह, ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने कि हरवंश को विकल्पों में सोचने की आदत डाल दी। हरवंश के जमाने के अनेक हमारे दोस्त जो साथ रहे हैं, वो अपने अंदर ये ऑल्टरनेटिव ढंग से चीजों को देखने की कल्चर विकसित नहीं कर पाए, और जो थोड़ा बहुत असर था वो धीरे धीरे रिवर्स में चला गया। एक अन्य चीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हरवंश के अंदर एक, जैसे मित्रता के लिए क्या चीज जरूरी है? मित्रता के लिए जरूरी है कि आप तर्कवादी हों, विवेकवादी हों, और हरवंश के अंदर यह चीज थी, आज भी है। अभी थोड़ी सी उम्र हो गई है तो उतना मतलब तेज ढंग से भी नहीं, पहले तो बहुत तेज आर्गुमेंट करता था और बहुत ही एकदम, जिसे कहें कि जब मंच पे होता था बहुत ही एग्रेसिव वक्ता की तरह पेश आता था। हमारे अंदर बहस होती थी, नए नए विषयों पर बहस होती थी, और तर्कवादी की तरह, विवेकवादी की तरह बहस होती थी। और यह बहस इसलिए नहीं होती थी कि हमें एक राय बनानी है, यह बहस इसलिए होती थी कि हमें मत भिन्नता को बनाए रखना है, लेकिन तर्कवाद विकसित करना है। हम एक ऐसे शहर में रहते थे, मथुरा, एकदम धार्मिक शहर है, एकदम कंजर्वेटिव शहर है। यहां किसी भी किस्म के तर्कवाद की, विवेकवाद की कोई जगह नहीं है। छोटा सा ग्रुप था हम लोगों का, जिसमें करीब 100-150 लोग थे, यंग लड़के लड़कियां। बाद में लड़के लड़कियां और ज्यादा जुड़ गए। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो उस समय भी मथुरा में इरेशनल चीजों का जोर था। आज तो आंधी चल रही है। तो एक ऐसे शहर में जहां के इरेशनल चीजों का पूरा प्रवेश हो, वहां तर्कवादी ढंग से जीना और तर्कवादी ढंग से बातें करना और तर्कवादी ढंग से बातें करते हुए मित्रता बनाए रखना और मत भिन्नता का सम्मान करना, और यह चीज हमारी डे टू डे कल्चर का हिस्सा थी। और ये तर्कवाद के जरिए हर बार, हर रोज नए विषय पर बातें करना, हर रोज नई किताब पर बातें करना, ये जो आदत डेवलप हुई, इस आदत ने रैशनलिज्म के या तर्कवाद के या विवेकवाद के प्रति विश्वास पैदा करने में केंद्रीय भूमिका अदा की। अनेक हमारे यंग लोग, दोस्त विवेकवाद की परंपरा में आए। निश्चित तौर पर हरवंश उनमें महत्वपूर्ण थे, अग्रणी लोगों में थे। दूसरी एक चीज और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मित्रता के लिए बहुत जरूरी, मित्रता और रैशनलिज्म के लिए जरूरी है कि आप पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बात करें। मसलन मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था,
मैं एसएफआई का सेक्रेटरी था, तो मेरी मुश्किल ये थी कि मेरे पास में हमेशा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करने की आदत थी। लेकिन हरवंश तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं था, वो फ्री था, तो वो अपने तरीके से सोचता था और देखता था। तो वो कभी कभी हम लोगों के बीच में मतभेद भी होते थे, टकराहट भी होती थी। तो हरवंश अपने सभी साथियों को इस चीज पर एक मत करने में सफल रहा है अपनी लाइफ में कि दोस्तों से बात करते समय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों से बात करते समय विचारधारा के दायरे में बंधकर बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर या विचारधारा के खूंटे से बात करेंगे तो जाहिर है कि विवेकवाद की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। एक और चीज थी जो कि मथुरा की बहुत ही भयानक बीमारी है, आज भी है। कुछ थोड़ा सा लिबरलाइजेशन के बाद में मथुरा मुक्त हुआ है इससे, लेकिन आज भी है कमोबेश। वो क्या था कि दोस्तों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए या आत्म अविश्वास पैदा किया जाए। तो हम सबकी कोशिश ये होती थी कि दोस्तों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए। और ये जो आत्मविश्वास पैदा करने की जो कला, और एक चूंकि पहले से प्रवेश था कि लोगों में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता था। जब लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो एक तरह से हैंडीकैप होंगे, अपाहिज होंगे। तो मथुरा में जो ये जो परजीविता और अपाहिज भाव जो दिखाई देता था संस्कृति से लेकर राजनीति तक, विकल्प की खोज का जो अभाव दिखाई देता था, उसका कारण यही था कि लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता था। हरवंश से आप जब भी बात कीजिए तो वो आत्मविश्वास से भरी हुई बातें करते हैं। अब आज भी करता है वो निराश कभी नहीं करता। तो आत्म अविश्वास से निकाला कैसे जाए, ये गुण एक अच्छे दोस्त में होना चाहिए। एक अन्य चीज, वे जो आत्म अविश्वास में लोग रहते थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा था जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, एक बड़ा हिस्सा था जो भगवान के देवलोक में विश्वास करते थे, मिस्ट्री में रहते थे, उन्हीं के आस्थाओं में रहते थे और आए दिन गलतियां करते थे। लेकिन जो विवेकवादी थे दोस्त, वो गलतियां कम करते थे, अमूमन गलतियां नहीं करते थे। एक विलक्षण चीज बता रहा हूं मैं आपको, हम सब दोस्तों में जो गैर विचारधारात्मक चीजें होती थी उन पर सहमति रहती थी, लेकिन जो विचारधारात्मक चीजें उन पर तेज बहस होती थी, उसके बाद सहमति बनती थी। मसलन हम लोगों में इस पर सहमति थी कि भाई जिसको जैसे इच्छा हो शादी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांप्रदायिकता के मसले पर क्या नजरिया होगा, इस पर बहस होती थी। आतंकवाद के नजरिए पर हमारी क्या दृष्टि है और क्या समझ है, इस पर बहस होती थी। इस पर हम एक दूसरे से सहमत पीछे होते थे, बहस करते थे, विवाद करते थे और उसके बाद कोशिश करते थे कि अगर सहमति बन जाए तो। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि हरवंश की प्रकृति है जो कि हमें सीखनी चाहिए कायदे से। एक मित्र के नाते हरवंश ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, नो हार्म। तो बिना नुकसान के दोस्ती होनी चाहिए। दोस्त वह है जो किसी का नुकसान न करे। और दूसरी जो प्रवृत्ति जिसको कि हमने नोटिस किया, हरवंश हमेशा गुड इंटेंशन में रहता है, अच्छी मंशा होती है उसकी। तो मित्रता के लिए एक चीज और भी है कि गुड इंटेंशन होनी चाहिए। थर्ड चीज, आपकी मित्र के साथ में मानवीय सहानुभूति होनी चाहिए। फोर्थ चीज जो कि विकसित की गई मित्रता के नए कॉन्सेप्ट के तौर पर, वो ये है कि मित्र को अपने हिसाब से चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक अन्य चीज, हम बार बार जो जब भी कोई भी आए तो हम सब लोग एक ही कोशिश करते थे एक दूसरे के बारे में स्वयं को जानो। अब वैकल्पिक संस्कृति के